देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी भाई। हमारे समाज को तैयार होना चाहिए। हमारे समाज में जो स्थिति होने जा रही है, यह लड़ाई एक एक दरवाजे तक है। एक एक इंच के लिए लड़ना पड़ेगा आपको। कुछ 2, 4, 10 साल की बात और है जो मैं देख पा रहा हूं। हेलो दोस्तों, अगर किसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है तो आपको सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ को समझना होगा। ठीक उसी प्रकार आज पूरे देश में जो कुछ चल रहा है उसे अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो में पुष्पेंद्र जी द्वारा कही गई एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझना होगा। तभी आप जान पाएंगे कि आपको आगे क्या करना है और उन ताकतों से आपको कैसे लड़ना है जो आपकी संस्कृति को मिटाना चाहती है। तो चलिए सुनते हैं राष्ट्रवादी प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलशेठ जी को। मैं सरकारों से ज्यादा इस देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे संसद हो, चाहे लेजिस्लेशन हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, मैं इस पाखंड से परेशान हूं कि आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो फौजी भारत का पाकिस्तान से आने वाले, सरहद से पार आने वाले फौजी जो इक्विप्ड है, जो ट्रेंड होके आया है, उसके साथ लड़ रहा है आमने सामने। और जो टेरेन है पूरा वो इतना खतरनाक है, आप उसमें ये पता नहीं ये पहाड़ी किधर है, ये पेड़ किधर है, नीचा किधर, वहां वो लड़ रहा है। लेकिन पीछे से इस देश के मुसलमान, जम्मू कश्मीर में वैली के मुसलमान, वो उस आर्मी के ऊपर पत्थर मारते हैं, गोली चलाते हैं, और उसके बाद जब पलट के आर्मी को या तो हवा में गोली चलानी पड़े या कभी कभी पलट के गोली मारनी पड़े, तो भारत की अदलिया, जुडिशरी, अदालत के अंदर चेतना पैदा हो जाती है, मानवाधिकारों का एकदम उनके अंदर वलवला आ जाता है और वो कहते हैं कि ये तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। किसी फौजी को इस तरह से निहत्थे लोगों पे गोली नहीं चलानी चाहिए। तो उनसे पूछा, आप सजेस्ट कर दें, ये मैं डिबेट बता रहा हूं जो हुई है कोर्ट के अंदर खड़े होकर के, तो आप सजेस्ट कर दें क्या करें। तो उन्होंने पहला सजेशन दिया कि गर्म पानी उनके ऊपर डालो। तो साहब, गर्म पानी फौजी कैसे लेके जाएगा? नहीं, थोड़ा गुनगुना डालो उनके ऊपर, गुनगुना पानी, गर्म मत डालो। प्लास्टिक की गोली चलाओ, ऐसे मत चलाओ, आगे से चलाओ, पीछे से चलाओ, नहीं क्या क्या उन्होंने अपने दुनिया जमाने के अपने जिसको कह सकते हैं कि सजेशन दे दिए। अब भारत सरकार से कोई पूछे भाई कि इस देश में फौज को क्या करना चाहिए, यह भी जज साहब बताएंगे। जो जज साहब दिल्ली के अंदर 5-5 ब्लैक कैट कमांडोज में रहते हैं, 2 गाड़ी पायलट की आगे चलती है, 2 पीछे चलती हैं, जबकि उन्हें कोई मार नहीं रहा है, वो ये सजेशन दे रहे हैं कि फौज को कैसे गोली चलानी चाहिए, कब चलानी चाहिए, पानी डालना चाहिए, प्लास्टिक डालनी चाहिए। नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता इस देश में हो क्या है। लेकिन क्योंकि जुडिशरी ने काला कपड़ा पहन रखा है, लिहाजा उनके बारे में आप कोई बात करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। यह भी अच्छी बात है। उनके 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 महान चरित्र के बारे में बात करेंगे तो भी कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाएगा। तो मैंने स्वतः ही इस बात को लिया है कि मैं भी यह देखना चाहता हूं कि जो जजेस इस देश में एक आतंकवादी को जब फांसी देने की बात करते हैं और 2-2 बार उसकी क्लेमेंसी रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद भी उसको फांसी की बात होती है, तो कौन लोग होते हैं वो जो कोर्ट जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि साहब 2 साल से सुनवाई हुई है, ये है, लेकिन अब ये आखिरी पॉइंट रह गया है, इसके लिए कोशिश करिए कि एक बार और रात के 6 बजे तक कोर्ट खोल दीजिए और आखिरी बार सुन लीजिए। उस आतंकवादी का केस जिसको सजाए मौत हुई है, सुबह 6 बजे तक कोर्ट खुलती है और उसे फांसी होती है। और जब वो उसको सजा दे दी जाती है, आप ही के मुंबई का था, महाराष्ट्र का था, तो कहा जाता है कि याकूब मेनन, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो ये कातिल कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के 5 जज, 6 जज। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हुआ नहीं और खुलेआम कहा गया। जेएनयू में कहा गया, जादवपुर में कहा गया, हैदराबाद में कहा गया, कहां नहीं कहा गया। उस दिन मुझे लगा कि शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये किसी गलतफहमी चिड़िया का शिकार है, इसलिए मैंने कहा कि मैं जजेस के बारे में बोलना चाहता हूँ, इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ कि भाई आप डराएं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बंद कर दें कि हमने कोर्ट की अवमानना की है, करें बंद हमको। लेकिन कोर्ट इस देश की जो है वो सरकार को काम नहीं करने दे रही है।
इस देश की कोर्ट जो है उनको रोहिंग्या के मानवाधिकारों का पता है, उनके बसने पर रोक लगाती हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों के भारत में आने पर रोक लगाती हैं। लेकिन यही कोर्ट में जब कश्मीरी हिंदू पंडितों की तरफ से दिल्ली में जाता है और कहा जाता है कि आप हमारी एक अर्जी एक्सेप्ट कर लीजिए कि इसी आजाद भारत के अंदर 1990 में 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को जिस बुनियाद पे मारा गया, रेप किया गया, कैसी विवश कहानियां हैं कि आप सुन नहीं सकते हैं। उनसे कहा गया कि कम से कम आप हमारी अर्जी सुन के इसके ऊपर बातचीत तो करिए, इसको सुनवाई तो करिए। कम से कम 3.5 लाख लोग जो वहां से भागे हैं, जिसमें कई हजार मारे गए हैं, कई हजार बेघर हो गए हैं, उसके बाद इतने लोग मर चुके हैं। एक FIR, एक कोई शिकायत तो किसी थाने में दर्ज करा दीजिए पूरे कश्मीर में। आज तक 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों में से इतने मारे गए, इतनों का रेप हुआ, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में एक FIR किसी के नाम की नहीं है, छोटी सी भी नहीं है, एक गिरफ्तारी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1990 का केस है, अब तो उसके कागजात भी नहीं है हमारे पास। अब इस पे क्या कहा जाए? तो सुप्रीम कोर्ट को मुंबई की दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए इसकी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट को महाकाल में कितना पानी चढ़ना चाहिए इसकी चिंता है। जलीकट्टू की चिंता है, धारा 377 की चिंता है। हम कह रहे हैं धारा 370 पे बात करो, वो कहते हैं नहीं 377 पे बात करेंगे। भाई इसकी भी चिंता है उनको। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश में एक ऐसी अनार्की पैदा करना चाहती है कि लोग सड़कों पर न्याय करने लगे? क्या मेजॉरिटी जो इस देश की सुप्रीम कोर्ट पे यकीन करती है वो अच्छी है, बुरी है, उस सब पे बात हो सकता है, उस सब के बावजूद भी ये कहती है भाई चलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके कई फैसलों के ऊपर इस देश में अमल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा नहीं कि मैंने 6 महीने पहले हमने 3 बेंचेस की जज ने यह फैसला दिया था कि इस देश के मंदिर से, गुरुद्वारों से, मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा दिया जाए, यह गलत है। वो फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कभी पूछा नहीं कि इसको इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। हमारे एक साथी ने अर्जी लगाई कि सरकार आपका जो ऑर्डर था वो देश में उसका पालन नहीं हो रहा। तो इतनी मासूमियत, जिसे मैं मक्कारी कहता हूं, हिपोक्रेसी कहता हूं सुप्रीम कोर्ट की, वो कहते हैं देखिए हमारा काम है आदेश देना, लेकिन इंप्लीमेंट तो सरकार को करना है। लेकिन कुछ कानून तो आप जो है सबरीमला पे तो आप सुबह शाम सुन के इंप्लीमेंट करा रहे हैं, पुलिस को भी डायरेक्शन दे रहे हैं, राज्य सरकार को भी डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन यहां नहीं करा पा रहे आप। तो यह खास किस्म का एजेंडा है कि कुछ खास किस्म के लोगों को छूट है इस देश में गाली देने की, आजादी के नाम पे, लिबरल के नाम पे, माइनॉरिटी के नाम पे, लेकिन बाकी जो कुछ है इस देश में कानून से, रूल से जो चलना है वो इस देश की मेजॉरिटी को चलना है। तो आपने 1990 में जिन कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया उनके बारे में सुनवाई करने से मना कर दिया। अब मैं आपको इस देश में जो हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड 2 हुए हैं जिसकी बात आप सबको पता होगी, एक में मैं भागीदार हूं, उसकी बात मैं जरूर आपसे करूंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके महाराष्ट्र के मेरे एक साथी जब वो मुझे दिल्ली में मिले थे तो मैंने उनके पास ये जो सावरकर की जो आपने मुझे आज स्टेचू दी है इतनी बड़ी, वो छोटी सी एक मूर्ति उनके कमरे में रखी रहती थी। और मैं जहां पला बड़ा, आप जानते हैं कि मैं कितना सावरकर जी के बारे में जानता हूंगा, मेरा तो कोई उस तरीके का बैकग्राउंड ही नहीं था, वहां माहौल भी नहीं था। वो हिंदू महासभा के थे, यंग थे, और उनके कमरे में सावरकर की वो छोटी सी मूर्ति रखी थी। अकेला रहता था दिल्ली में, उस घर परिवार बहुत अच्छा था, यहीं नासिक के महाराष्ट्रियन थे वो, और उसके परिवार में बड़े लोग कोई विदेश में थे, सब बड़ा अच्छा परिवार था, पैसे वैसे की भी कोई कमी नहीं थी। उस आदमी ने अपना जीवन जो है बगैर शादी करे वो आ गया। दिल्ली में एक ऐसे ही किसी जगह मुलाकात हो गई, तब मैंने बहुत कुछ उसको समझा। और उस वक्त मैं नौकरी में था तो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान जाना होता था। तो लाहौर की एक डिबेट के अंदर बातचीत चल रही थी, तो मुझसे कुछ लोगों ने जो हमारे वहाँ मित्र थे उन्होंने कहा कि पुष्पिन साहब, आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, लेकिन आपके संविधान में, आपके आइन में, जम्मू कश्मीर के संविधान में एक धारा है 35A, क्या आप जानते हैं इसके बारे में?
मैंने उनसे सपाट मना करा, मैं तो जानते ही नहीं, मुझे पता भी नहीं है, ना मेरा लीगल बैकग्राउंड है। लेकिन वो बात मेरे दिमाग में घूमती रही बहुत दिन तक कि ये आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता, इस देश में कभी उसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन इसको कभी किसी ने बताया भी नहीं। मैं आया और उस जो मेरे साथी थे संदीप कुलकर्णी, नासिक के रहने वाले थे, सावरकर के बड़े ज़बरदस्त भक्त थे और मुझे बहुत कुछ समझाया करते थे हिंदुत्व के बारे में, मैं सुनता रहता था उनसे। मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा यार मैं तो एक ऐसे नौकरी में हूं कि मैं ये PIL वगैरह डालूंगा तो सरकार को तकलीफ हो जाएगी, आप मैंने कहा एक संगठन बनाइए और करिए, मैं सारी इसकी बैकिंग आपको देता हूं। और एक और साथी हमारे थे राकेश मुदगल, हम तीनों लोगों ने मिलकर के इसकी स्टडी की और कोई 6 महीने के अंदर हमने ये पता लगाया कि भारत के संविधान में अगर सबसे बड़ा कोई फ्रॉड है तो वो 35A है। अब ये 35A है क्या? 35A 14 मई 1954 को जवाहरलाल नेहरू साहब को अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला साहब से दोस्ती निभानी थी। शेख अब्दुल्ला साहब ने जितनी मांग मानी, उन्होंने कहा कि हमें एक अलग संविधान चाहिए, आपने संविधान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं कहलाऊंगा, मुझे भी प्रधानमंत्री कहा जाएगा। उन्होंने कहा आप ये भी ले लीजिए। उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नागरिक कौन होगा ये हम तय करेंगे, आप ये भी ले लीजिए। लेकिन जब नागरिक तय करने की बात आई तब मामला आया लीगल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से नेहरू जी ने कहा कि आप एक आदेश जारी करिए। तो राजेंद्र प्रसाद लीगल बैकग्राउंड के थे, उन्होंने कहा ये आदेश तो इलीगल है, ये तो गैर कानूनी है, ये तो गैर संवैधानिक है। तो नेहरू जी ने उनसे कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, आप इसको कर दीजिए। वो फिर भी नहीं माने, ये प्रोसीडिंग्स हैं उस वक्त की, वो बता रहा हूं मैं आपको। उस पे उन्होंने कहा कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो मैं कांग्रेस के अधिवेशन में पास करा लूंगा। फकत यह है कि उनको साइन करने पड़े और वो 14 मई 1954 को भारत के संविधान में एक 35A नाम की धारा बन गई। और पिछले 70-80 सालों से उस धारा के बारे में भारत के पार्लियामेंट के किसी सदन में न उसे रखा गया, न उस पर चर्चा हुई, न उसे पास किया गया, और वो एज इट इज बनी हुई है। ये 35A है क्या? ये आदेश क्या था? इस आदेश के तहत जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को यह धारा ताकत देती है कि वो जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार जिसको चाहे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे या ना दे। क्योंकि मैं यहां हूं, अगर कल यहां बस जाऊं तो मुझे महाराष्ट्र की कोई नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह प्रोविजन सिर्फ जम्मू कश्मीर में है कि अगर जम्मू कश्मीर में आपको रहना है, आपको जमीन खरीदनी है, आपको कारोबार करना है, तो वहां की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर सरकार को नागरिकता देने का अधिकार देती है। जमीन आप वहां नहीं खरीद सकते, कारोबार आप वहां नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान का हिंदू या मुसलमान लड़का जम्मू कश्मीर राज्य की लड़की से शादी कर ले तो उस लड़की के प्रॉपर्टी राइट समाप्त कर दिए जाएंगे। यह भी उस धारा की वजह से है। और इससे आगे अगर हम जाएं तो सवाल यह हुआ कि यहां तक तो बात समझ में आई, लेकिन उस स्टडी के दौरान मुझे कई बार जाना पड़ा जम्मू कश्मीर, वहां के संविधान को भी पढ़ना पड़ा। तो उसमें एक क्लासिक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, जिसके बारे में मैं अब ज्यादा कहने लगा हूं। तो उसमें क्या था कि 14 मई आपने 1954 को तो धारा जोड़ दी, लेकिन कमाल देखिए हमारे केंद्र सरकार में जो भी उस समय के लोग होंगे वो कितने कमजोर और बौने लोग थे कि उन्होंने किस मजबूरी में या किस दोस्ती में सारी डिमांड मानी। उन्होंने कहा कि देखिए साहब 14 मई 1954 को आप इसको लागू तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसके लागू होने की डेट 1944 से मांगेंगे। अब 1944 में देश गुलाम था, उन्होंने कहा नहीं आप कर लीजिए, हमें पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कोई प्राइवेट लिमिटेड मुल्क था ये हिंदुस्तान, और जवाहरलाल नेहरू उसके कोई प्रॉपर्टी मालिक थे, जो दिल चाहे थे कह रहे थे वो, जो ये भी ले लीजिए ये भी ले लीजिए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी भाई। हमारे समाज को तैयार होना चाहिए। हमारे समाज में जो स्थिति होने जा रही है, ये लड़ाई एक एक दरवाजे तक है, एक एक इंच के लिए लड़ना पड़ेगा आपको। कुछ 2, 4, 10 साल की बात और है जो मैं देख पा रहा हूं। अब उन्होंने 1944 की डेट क्यों लागू की, यह किसी ने इस पर विचार ही नहीं किया।
कि भाई 44 ही क्यों की इन्होंने? भाई मैं कह रहा था 632 कर देते, क्या दिक्कत थी भाई? शुरुआत से कर देते, उस वक्त से जितने थे सबको मान लेते। तो समझा मैं ये कि 44 में जब आपने डेट की तो उसके पीछे आपकी मंशा ये थी कि 1940 में पाकिस्तान यानी करारदाते पाकिस्तान, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1940 में लाहौर में पास हो चुका था और यह तय था कि पाकिस्तान बनना है और कैसे बनना है यह पता नहीं था। तो जो समझदार लोग थे महबूबा मुफ्ती की तरह और अब्दुल्ला की तरह, दुजाना और मूसा की तरह, गिलानी की तरह, वो 1944 से आना शुरू हो गए। 1944 के बाद 45, 46 और 47, इन 3 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में जो लोग आए, आप देखिए कि कितनी गहरी साजिश है कि वो जो आए बेचारे वो वहीं रहे, न किसी को नागरिकता देनी थी न नागरिकता लेनी थी। तो जो आ गए थे वो तो ऑटोमेटिक नागरिक हो जाने चाहिए थे। लेकिन आपने 1944 की डेट इसलिए रखी कि 46, 47, 48 में 5,500 हिंदू परिवार जम्मू कश्मीर में आए थे, जिनकी गिनती आज की डेट में 7.5 लाख है। आपने 1954 में जो आदेश कराया, कट डेट 44 रखी, उसके पीछे मंशा यह थी कि उस वक्त 5,500 और आज 2018-19 में कह रहा हूं कि वो 7.5 लाख लोग हैं, आपने उनको नागरिकता देने से मना कर दिया। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसका सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है। लोकतंत्र छोटी छोटी बात के ऊपर जमहूरियत की बात होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है कि 7.5 लाख लोग पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं। नागरिक नहीं है तो कारोबार नहीं कर सकते, जमीन नहीं है, मकान नहीं है, राज्य की किसी स्कीम के भागीदार नहीं है, और तो और वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में ना वोट दे सकते हैं, ना पंचायत में वोट दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा में वोट दे सकते हैं। अब आप सोचिए, आज भी वो लोग कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़ों की तरह बेचारे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई टेंट में रह रहा है, टेंट फट गया तो दूसरे टेंट में रह रहा है, सड़कों पर रह रहे हैं, गलियों में रह रहे हैं। लेकिन इस देश के 125 करोड़ लोगों की मानवता नहीं जागी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मानवता जो है वो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जाग गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है सेलेक्टिव है इस देश के अंदर। इस देश के इंस्टीट्यूशन सेलेक्टिव हैं। ह्यूमन राइट कमीशन की सेलेक्टिव मानवता जागती है। 3,500 सरदारों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया सड़कों पे। मॉब लिंचिंग की बात नहीं कही, लेकिन किसी भीड़ ने एक आदमी को इस गलतफहमी में मार दिया कि इस आदमी ने गाय खाई है और गाय को काटा है और मारा है। गलती से मार दिया, जानबूझ के मार दिया, लेकिन उसके मरने को, उसके मारने को मैं जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और मीडिया ने फ्रंट पेज हेडलाइन बनाई, मॉब लिंचिंग के ऊपर बहस हो गई, संसद में जवाब देना पड़ा, लेकिन 3,500 लोगों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर मारा, 3.5 लाख लोगों को अपने घर से बेघर कर दिया। यह मॉब लिंचिंग नहीं थी, यह प्यार मोहब्बत था, यह गंगा जमुना तहजीब थी। हम इस झूठ और मक्कारी में रहना चाहते हैं। इसलिए सच बोलिए भाई, सच का सामना कीजिए। जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की हैं, जाती तौर पे की, सामूहिक तौर पे की, किसी कारण से की, उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। और अगर यह सच्चाई आज आपको समझ आ रही है तो यह मान के चलिए कि आपके समय कम है, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन के सामने बड़ा ही भयानक समस्या आने वाली है। कम से कम उनको अवेयर करके जाइए कि तुम्हें किन लोगों से दो चार होना है। यह समस्या का हल नहीं है जो बहुत सारे लोग कहते हैं यार कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीनगर के लोग भी और कश्मीर के लोग भी कहते थे हम सालों से साथ रह रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? कभी ऐसा होता है यार? किसी बात कर रहे हो? मालदा के लोग भी कहते थे, कैराना के लोग भी कहते थे, अलीगढ़ भी कहता था, दुनिया के तमाम सारी जगह यही बकवास चलती थी। लेकिन अब सब जगह स्थिति वही हो गई है। ऐसा ना हो कि जब हम चेतन हो, जब हम अलर्ट हो, तो हमारी स्थिति रिएक्ट करने लायक भी ना हो जाए। लिहाजा इस समाज को यह समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की समस्या सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है। कितने लोगों को आपको पता है कि ग़ज़वाए हिंद का नाम सुना है आप लोगों ने कि नहीं? यह ग़ज़वाए हिंद क्या है, यह क्या फिलॉसफी है? हमारा पड़ोसी मुल्क बताता है कि अल्लाह मियाँ कह के गए हैं, मोहम्मद साहब
हमारे नबी कह के गए हैं, ये तो होना है। गाजी का मतलब समझते हैं आप लोग? गाजी उसे कहते हैं जो लड़ते लड़ते नॉन बिलीवर को मार दे, उसे गाजी का दर्जा मिलता है, बहादुरी का दर्जा मिलता है। ये ग़ज़वा-ए हिंद वही है। ग़ज़वा-ए हिंद की सिर्फ इतनी शॉर्ट में कहानी है कि पूरी दुनिया में जब तक इस्लाम का परचम नहीं फहरेगा तब तक ये इस्लाम कंप्लीट नहीं है। हमने पूरी दुनिया में फहरा दिया है, लेकिन सिर्फ पिछले 700-800 साल से हम भारत में इसे नहीं फहरा पा रहे हैं। लिहाजा लगातार रेजिस्टेंस भारत में मिल रहा है, और भारत में हमको जब तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस्लामिक कानून नाफिज नहीं हो जाता, इस्लाम के मानने वालों की सरकारें नहीं बन जाती, इस्लाम के मानने वालों की गिनती नहीं हो जाती, तब तक ये ग़ज़वा-ए हिंद पूरा नहीं होगा। और उसी ग़ज़वा-ए हिंद का रास्ता है जम्मू। दिल्ली में ग़ज़वा-ए हिंद आसमान से नहीं आएगा, जम्मू से आएगा, उसी रूट से आएगा, क्योंकि वही रूट है। क्योंकि ग़ज़वा-ए हिंद का हम कमाल पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। तो जिन लोगों की यह ख्वाहिश है कि भारत एक सेकुलर देश है, रिपब्लिक देश है, पूरे भारत के अंदर सेकुलरिज्म है, लेकिन भारत के एक राज्य में जो शांति प्रिय लोग हैं, जिनका धर्म भाईचारा सिखाता है, झूठी गलत कुरान की व्याख्या करके अपने हिंदुओं लोगों को अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, और हिंदू कुरान शरीफ पढ़ता नहीं है, जानता नहीं है, लिहाजा उसी बात को मान लेता है। एक राज्य है सिर्फ पूरे देश में हमारे, जहां मुसलमान 70% मेजॉरिटी में हैं। उस राज्य में जो कुछ आप अखबारों से पढ़ते हैं वो अपनी जगह है। उस राज्य का जो केस हम 35A को, हम जिन 3 लोगों ने 19 अगस्त 2014 को कोर्ट में डाला था, तो जब वो एक्सेप्ट हुआ तो इस बात की ढूंढ कोशिश हुई कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर दी है। तो भाई शुरू में तो अंदाज़ा नहीं था। कुछ बातें सार्वजनिक तौर पे मैं इसलिए कहने से थोड़ा सा अवॉइड करता हूं कि उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आपके राज्य का वो मेरा साथी संदीप कुलकर्णी की मौत उसके कमरे में कैसे हुई ये पता आज तक मुझे नहीं चला। किसी सरकार ने नहीं पूछा कि ये शख्स जो स्वस्थ था, जिसने रात 10 बजे मेरे साथ खाना खाया, जिसको कोई टेंशन नहीं था, उसकी मौत उसके कमरे में कैसे हो गई, ये किसी ने नहीं बताया। मेरे पास जो मैं खड़ा हुआ हूं, उसके अलावा मेरे पास न कोई धन दौलत है, न कोई मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं सबसे लड़ सकूं। मेरे पास थोड़ी बहुत हिम्मत है, जिसलिए मैं लड़ रहा हूं। सनातनी साथियों, ये सवाल अक्सर उठता है, क्या हमारे देश में ऐसा कानून, ऐसा सिस्टम, ऐसा संविधान लागू है जो सनातनियों को लगातार कमज़ोर करता है? आप इस बात पर अगर गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जिन मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाता है, उन्हीं पर न्यायपालिका से लेकर के कार्यपालिका का ध्यान रहता है, और महत्वपूर्ण मुद्दे, ज़रूरी मुद्दे, वास्तविक मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे, आम आदमी के, गरीब आदमी के मुद्दे गौण रह जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। जो न्यायपालिकाएं दही हांडी की लंबाई से लेकर के, आपने जैसा पुष्पेन जी से सुना, सबरीमला में आतंकियों के लिए आधी रात को भी सुनवाई करने को तैयार रहते हैं, वही न्यायपालिका 20-20 साल से आम जनों को जायज़ न्याय के फैसले नहीं कर पाई है। जिंदगियां बीत गई, विवाद बढ़ गए, तमाम सारी सोनी पथराई आंखें न्याय के लिए तरसती रहती हैं। कार्यपालिका का हालत तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके का है कि जिस आदमी के सामर्थ्य है, आर्थिक हो या सिफारशी हो, उसी के काम आसानी से होते हैं, बाकी लोग चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान सरकार 2014 के आने के बाद कुछ चीज़ों में संशोधन हुए हैं, जैसे ऑनलाइन तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि में कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन पुराना सड़ा गला ढांचा उसी तरीके से काम कर रहा है। और आप इस बात को जानते हैं कि तमाम सारी गल्फ़ कंट्रीज़ से, तमाम सारी इस्लामिक कंट्रीज़ से जो पैसा आता है, उसको हमारे यहाँ जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, जो लैंड जिहाद से लेकर के हर तरीके के जिहाद में, आप सोचिए, आप देखिए इस गौर से कि इस देश के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश हैं, लेकिन माइक पर अजान दी जा रही है खुलेआम।
ललकार कर दी जा रही है और इसमें न कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है न किसी सरकार को कोई दिक्कत है। क्यों जानते हैं आप? ये जो ढांचा बना हुआ है इसमें इस पर कार्रवाई कौन करेगा? स्थानीय पुलिस। रिपोर्ट कौन देगा? स्थानीय चौकी इंचार्ज या स्थानीय क्षेत्राधिकारी या डीएसपी। और आप यकीन मानेंगे उत्तर प्रदेश जैसे जगह पे जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां योगी की सरकार है, वहां भी आज माइक खुलेआम बज रहे हैं। तो ऐसे हालात में आपको समझना पड़ेगा कि हम आ कहां से रहे हैं। 70 साल पहले जो प्रस्तावना संविधान की लिखी गई, उसमें बदलाव किए गए, किन दबावों के तहत किए गए, हमें कहां से कहां ले जाने के प्रयास हो रहे हैं। समय आ गया है, देश आपका है, संविधान आपके लिए है, आप संविधान के लिए नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। न्यायपालिकाओं को समझना चाहिए, कार्यपालिकाओं को समझना चाहिए और आमजनों को भी समझना चाहिए कि संविधान हमारे लिए है, हम संविधान के लिए नहीं है। अब समय आ गया है, जैसा कि पुष्पेन जी भी कह रहे थे कि हमारी चेतना बहुत बड़ा काम करेगी, हमारी जागरूकता बहुत बड़ा काम करेगी। हम हमेशा अपील करते हैं साथियों, अखंड हिंद हमेशा आपसे अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए। आप हवन यज्ञ पूजा पाठ बाद में कर लीजिएगा, नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए, आप करिए खूब, लेकिन ये भी जोड़ लीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए, लोगों को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, अखंड हिंद को पहुँचा दिया करिए। यकीन मानिए, जितने ज़्यादा लोग इन विचारों से जुड़ेंगे, पुष्पेन जी की टीम से जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा ये राष्ट्र मजबूत होगा और जागरूक होगा। हमें आने वाली तमाम सारे संकटों से न केवल निजात मिलेगी, उन्हें पार पाने में भी मदद मिलेगी। आपने पुष्पेन जी को सुना, आप उनके विचारों से सहमति रखते हैं तो हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे वीडियोज़ को सुनते रहिए और देखते रहिए और राष्ट्रवाद की अलख जगाते रहिए। फिर मिलेंगे इसी स्थान पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।